बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़िज़ा सईद और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू दिन के साथ एक न्यू टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। न्यूक्लियस। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियस, जो कि डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है, दैट इज़ अ मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन सेल। सबसे जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है दैट इज़ अ न्यूक्लियस, स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर न्यूक्लाई पर सेल। जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं जिनमें एक सेल पाया जाता है, तो उनमें मोर न्यूक्लाई होते हैं, यानी कि ज़्यादा न्यूक्लाई होते हैं एक सेल में। ठीक है, और वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक सेल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लाई पाए जाएं, वो कहलाते हैं कोइनोसाइटिक। ठीक है, सो नो न्यूक्लियस, कहाँ कहाँ न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज़ ब्रिंग अप बाय फेडरल बुक, जो मैंने उठाया है फेडरल बुक से। और ये जो न्यूक्लियस कहाँ नहीं पाए जाते हैं वो सीव ट्यूब में इन प्लांट्स, जो सीव ट्यूब पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में। ओके, और आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन में कोई न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। सो कहाँ न्यूक्लियस नहीं पाए जाते? सीव ट्यूब इन प्लांट्स और ह्यूमंस में आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स में कोई न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। देन ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यहाँ दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, एंड दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, ये सेल है, दैट इज़ अ कंप्लीट सेल, ये सेल है और ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है। इसमें ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है जो आपको वाज़ेह तौर पर दिख रहा है, ये पार्ट दैट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इस पर दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। ये कंप्लीट बैरियर नहीं है। क्यों ये कंप्लीट बैरियर नहीं है? क्योंकि ये कंटेन करते हैं न्यूक्लियर पोर्स, इसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं, दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर्स। फिल्ड इसमें क्या मौजूद होता है? सो न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ प्रोटीन रिच सब्सटेंसेज, दीज ऑल पॉइंट्स फ्रॉम सिन बुक। उसके बाद हम फेडरल बुक के भी पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये प्रोटीन रिच सब्सटेंसेज हैं जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस फिल्ड होता है प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस से, और वो प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। यानी कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, इसमें प्रोटीन रिच सब्सटेंस मौजूद होगा और वो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। न्यूक्लियोप्लाज्म, वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है प्रोटीन रिच सब्सटेंस, उसमें नेटवर्क मौजूद होंगे, नेटवर्क, और वो नेटवर्क जो होंगे वो क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर रेटिक्यूलम कहलाएगा। ठीक है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है क्या? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है, और वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद है। सो वो क्रोमेटिन नेटवर्क है क्या? वो क्रोमेटिन नेटवर्क है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, द न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन। जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। ओके, सो क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, मैंने बताया आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद होगा और वो डीएनए प्लस प्रोटीन है। वो क्रोमेटिन नेटवर्क चेंज होता है क्रोमोसोम्स में, यानी इस क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब क्या होती है? जब सेल डिवीजन होती है। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंटेन जीन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स होते हैं, एज यू नो, ये जो क्रोमेटिन, जो प्लाज्म था, कैरियोलिम्फ था, इसमें क्या चीज़ मौजूद होती है? क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद होता है, और वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम कंटेन जीन, और जीन जो होते हैं दीज आर द हेरेडिटरी यूनिट। इसकी वजह से ही
पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तक सारा हेयर डाइटरी मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है तब क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, उससे पहले वो क्रोमेटिन होते हैं। और इसके अलावा क्रोमोसोम्स के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, आर्म एंड सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि आर्म और सेंट्रोमेयर क्या चीज़ है। सो ये 2 क्रोमोसोम्स मैंने आपके सामने बनाए थे, ठीक है। ये मैंने जीन आपको बताया था। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है क्रोमोसोम का, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर कहलाता है, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर कहलाएगा। और जो बाकी ये जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड आर्म, ये आर्म कहलाता है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, बिफोर सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन नहीं होती तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। जो क्रोमेटिड्स होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जब सेल डिवीजन नहीं होती, बिफोर सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेन बुक ये लिखा हुआ है कि उसके 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रोमेटिड्स, ये पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिड, ये जो पार्ट होते हैं ये क्रोमेटिड कहलाते हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोम जो होता है उसके पास 2 क्रोमेटिड होते हैं ज्वाइंट बाय सेंट्रोमेयर, ठीक है। जब सेल डिवीजन नहीं होती उस वक्त क्रोमोसोम कैसा होता है, उसके पास 2 क्रोमेटिड होते हैं और वो दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं सेंट्रोमेयर से। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बनाई हुई है। ये 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड और दोनों ये क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं किससे, सेंट्रोमेयर से, 2 क्रोमेटिड्स। देन ईच क्रोमेटिड, याद रखिए बुक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नम्स के टेस्ट में भी आया था, ये पॉइंट मुझे अच्छे से याद है। और ये पॉइंट है कि एक क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, उसके पास 2 डीएनए होते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही क्रोमोसोम बना के दिखाया और मैंने कहा कि एक जो क्रोमोसोम है इसके पास 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम जो है इसके पास ऊपर भी एक क्रोमेटिड, नीचे भी एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड, ये वाले पार्ट के पास एक डीएनए मौजूद है, तो ये वाले पार्ट के पास भी एक डीएनए मौजूद होगा, यानी कि एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स मौजूद है, यानी कि 2 क्रोमेटिड्स हैं तो 2 डीएनए मौजूद हैं एक क्रोमोसोम के पास, और एक क्रोमेटिड के पास एक डीएनए मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि एक क्रोमोसोम के पास 2 डीएनए मौजूद हैं क्योंकि उसके पास 2 क्रोमेटिड मौजूद हैं, और एक क्रोमेटिड के पास एक डीएनए मौजूद है। ये एक क्रोमेटिड है, इसके पास एक डीएनए, ये एक क्रोमेटिड है, इसके पास एक डीएनए, और एक पूरे क्रोमोसोम के पास 2 डीएनए मौजूद है। पार्ट ऑफ क्रोमेटिड फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू एंड, मैंने पहले आपको बता दिया कि सेंट्रोमेयर से लेके एंड तक का जो पार्ट है, सेंट्रोमेयर से एंड तक का पार्ट आर्म कहलाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू एंड दैट इज कॉल्ड आर्म, ठीक है। क्रोमोसोम 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है मेटासेंट्रिक जिसके पास इक्वल आर्म्स होते हैं, एक होता है सब मेटासेंट्रिक जिसके पास अनइक्वल आर्म्स होंगे, ठीक है। एक होता है एक्रोसेंट्रिक और उसको सब टीलोसेंट्रिक भी कहा जाता है, ठीक है। 1 बहुत छोटी आर्म होगी और 1 इज़ वेरी लॉन्ग आर्म, ठीक है। और एक होगा टीलोसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमेयर एट द एंड होगा। आपको ये मैं सारे बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको ये पार्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये है मेटासेंट्रिक, दोनों इक्वल क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। देन ये सब मेटासेंट्रिक है, एक छोटी है और एक थोड़ी बड़ी है, मतलब अनइक्वल है, ठीक है ना, एक अनइक्वल है। अब अगर मैं एक्रोसेंट्रिक की बात करूँ तो एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत ही छोटी है, 1 इज़ वेरी शॉर्ट एंड 1 इज़ वेरी लॉन्ग, ये एक्रो है, ठीक। और जो टीलोसेंट्रिक है उसमें सेंट्रोमेयर ही एंड पे आ जाता है, ये टीलो है। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया हो कि मेटासेंट्रिक में दोनों इक्वल आर्म्स होती हैं, सब मेटा में अनइक्वल आर्म्स होती हैं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। एक्रो में एक बहुत ही छोटी होती है और एक बहुत ही बड़ी होती है, और टीलो में सेंट्रोमेयर ही एंड पे आ जाता है जो दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ के बैठा होता है। अच्छा,
अब न्यूक्लियोलस अकॉर्डिंग टू सिन बुक क्या कहता है, न्यूक्लियोलस विद इन द न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस सेल डिवीजन जब होती है, जब सेल डिवाइड करने लगता है तो वो डिसअपियर हो जाता है। आफ्टर सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो जाती है, लास्ट फेज आता है तो वो रीअपियर्स हो जाता है। न्यूक्लियोलस में आरएनए की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ राइबोसोम्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक। आरएनए और राइबोसोम्स की न्यूक्लियोलस में प्रोडक्शन होती है, इसलिए न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सिन बुक ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे कि क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम नंबर। सो फ्रूट फ्लाई जो होते हैं उसमें टोटल क्रोमोसोम्स 8 होते हैं, यानी कि 4 पेयर्स। कॉर्न में 20 होते हैं, ठीक है, यानी कि 10 पेयर्स। और ह्यूमन में 46 होते हैं टोटल क्रोमोसोम, यानी 23 पेयर्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये मैंने फेडरल बुक से पॉइंट लिखा है कि इन एनिमल्स न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। जितने भी सेल्स होंगे एनिमल्स में, उनमें न्यूक्लियस सेंटर पे मौजूद होगा, एक्सेप्ट कौन सा ऐसा सेल होगा एनिमल्स में जिनमें न्यूक्लियस सेंटर पे मौजूद नहीं होगा, दैट इज़ मसल फाइबर सेल। जो मसल फाइबर्स होते हैं, मसल में जो मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं, उनमें जो न्यूक्लियस होता है सेल में सेंटर में मौजूद नहीं होता। सो एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा। अब फेडरल से पॉइंट्स पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि न्यूक्लियर एनवलप क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप यानी कि जो मैंने आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड बताया था कि इसमें डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर एनवलप कहलाता है, ठीक है। पहले ही बता चुकी हूँ, 2 सेल्स होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, आरबीसीज और ट्यूब सेल्स। डबल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, इसमें जो डबल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन याद रखिएगा, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और लिपिड फॉस्फोलिपिड होगा, ठीक। मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय फ्लड फिल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेसिस, याद रखिए इसमें 2 मेम्ब्रेन्स है, डबल मेम्ब्रेन है। देखिए ना, अगर मैं बात करूँ कि न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, अगर मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं, ये समझ लें डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान ये जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सो मेम्ब्रेन सेपरेटेड होते हैं बाय अ फ्लड फिल्ड स्पेस, दैट इज़ अ पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन कवर्ड होती है राइबोसोम से। देखिए, ये मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ये न्यूक्लियस हो गया। इस पे जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस पे क्या मौजूद होंगे, इन पे राइबोसोम्स मौजूद होंगे। आउटर मेम्ब्रेन कवर्ड विथ राइबोसोम्स होगी, ठीक है ना। सो आउटर मेम्ब्रेन कवर्ड विथ राइबोसोम्स। न्यूक्लियर पोर्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोपोरिन्स, मैंने आपसे पहले बात की थी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कंप्लीट बैरियर नहीं होती, क्यों? क्योंकि उस पर पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अब इन पे जो पोर्स मौजूद हैं, वो जो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि इनमें बहुत सारे पोर्स मौजूद हैं, ये पोरस है, ठीक है। ये जो पोर्स हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन, ये न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन के साथ बने हुए हैं, ठीक है, न्यूक्लियोपोरिन से बने हुए हैं। और वो जो न्यूक्लियोपोरिन है वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। अब न्यूक्लियस से कौन सी चीज़ साइटोप्लाज्म में जाती है और कौन सी चीज़ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आती है, ये पढ़ते हैं। आरएनए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसके अलावा राइबोसोमल प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियस से निकल के कहाँ जाती हैं, न्यूक्लियोलस से निकल के, क्योंकि आपसे मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि राइबोसोम्स जो होते हैं और जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियोलस में प्रोड्यूस होता है। सो आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन न्यूक्लियोलस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाती हैं, जबकि जो डीएनए प्रोटीन है, लाइक डीएनए पॉलीमरेज, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, सिग्नलिन, ये भी एक प्रोटीन है जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आती हैं बिकॉज ऑफ दीज न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर्स की वजह से, जो न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स की वजह से बने हैं। अच्छा, जो मैंने आपसे बात की थी कि न्यूक्लियस में फ्लड मौजूद होता है जो कि प्रोटीनियस फ्लड होता है और कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, दैट इज़ अ प्रोटीनियस फ्लड, और ये सेमी फ्लड होता है, ठीक है।
अच्छा, इस न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? सो इसमें न्यूक्लियोटाइड फ्री मौजूद होंगे, न्यूक्लियोटाइड में आरएनए डीएनए वगैरह फ्रीली मौजूद होंगे। इसमें मेटल आयंस मौजूद होंगे, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज प्रोटीन्स मौजूद होंगे, ये आरएनए डीएनए पॉलीमरेज और एंजाइम्स भी मौजूद होंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसके अलावा दीज 4 थिंग्स, ये 4 चीज़ें क्या बनाएंगी? ये जो 4 चीज़ें हैं, न्यूक्लियोटाइड फ्री, मेटल आयंस, पॉलीमरेज, एंजाइम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल के सेंथेसाइज करेंगे डीएनए और आरएनए। ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में हमें पता है डीएनए और आरएनए पाया जा रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म जो होगा, हो सकता है इसमें हिस्टोन मौजूद हो और सकता है कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन मौजूद हो। सो अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक it says that it may contain histone और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों मौजूद हो सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म स्लाइटली डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या है। अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक वो कहते हैं कि दैट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। पहले हमने पढ़ा कि राइबोसोम्स एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और न्यूक्लियोलस के पास भी कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। ये डिसअपेयर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, रीअपेयर्स होता है जब सेल डिवीजन नहीं होती, मतलब सेल डिवीजन जब एंड अप होती है इंटरफेस में। ठीक है, पेरीफेरल अच्छा, न्यूक्लियोलस जो होता है यानी न्यूक्लियस जो है, ठीक है, ये न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है और ये पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस मौजूद होगा। ठीक है, एक एरिया होगा, न्यूक्लियोलस मौजूद होगा। अब वो कह रहा है कि न्यूक्लियोलस के पेरीफेरल साइड पर, यानी कि इसके पेरीफेरी पर, इसकी ऊपरी जगह पर, ये जो पेरीफेरी है, ठीक है ना, यहाँ पे कंटेन करेगा राइबोसोमल सब यूनिट्स, यहाँ राइबोसोम्स मौजूद होंगे। ठीक है, और जो सेंट्रल एरिया होगा, इसका जो सेंट्रल एरिया होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो सेंट्रल एरिया होगा ये कंटेन करेगा राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए। और इसका मेन काम क्या है? राइबोसोम्स की प्रोडक्शन करना। सो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हमने सिंध बुक के हिसाब से पढ़ा, फेडरल बुक के हिसाब से। सो क्रोमेटिन जो होता है मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन होता है। ठीक है, क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। पहले मैंने आपको बताया, पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्रोमेटिन कहलाता है। जब सेल डिवीजन होता है तो वो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो सेंट्रोमेयर होता है वो लाइज एट थिनर रीजन, याद रखिएगा, सेंट्रोमेयर मौजूद होता है एक थिनर रीजन पर और ये कहलाता है प्राइमरी। दैट पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सो सेंट्रोमेयर जहाँ पे मौजूद है वो एक थिनर रीजन है और वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहलाएगा। सेंट्रोमेयर का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स करवाना ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। सो उस वक्त जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम करवाना होता है वो सेंट्रोमेयर का काम होता है। सेंट्रोमेयर के पास प्रोटीन मौजूद होती है, दैट इज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का काम क्या है? काइनेटोकोर अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स करवाती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल डिवीजन होगी तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की अटैचमेंट में मदद करेगी, जो सेंट्रोमेयर के पास प्रोटीन मौजूद है, काइनेटोकोर। सम क्रोमोसोम्स, कुछ क्रोमोसोम्स के पास एक और अटैचमेंट मौजूद होती है, अनदर अटैचमेंट। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। यानी कि एक तो अटैचमेंट ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होंगे काइनेटोकोर के साथ आके, लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स के पास एक और अटैचमेंट की जगह मौजूद है। ठीक है, जहाँ क्रोमोसोम्स के साथ आके माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो सकते हैं, वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहलाएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। ठीक, और क्या कहा जाता है अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो है वो गिव राइज करता है टू न्यूक्लियोली, यानी कि न्यूक्लियोली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सो अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर दैट गिव राइज टू न्यूक्लियोली। ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरफेस, जब लास्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन आता है दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस, उसमें
जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो हमने पढ़ा था ना कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, सेंट्रोमेयर का वो थिनर रीजन जहाँ सेंट्रोमेयर मौजूद है, जहाँ सेंट्रोमेयर लाई कर रहा है, वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। जबकि क्रोमोसोम का वो पार्ट जहाँ वो दोबारा अटैचमेंट कर सकता है, एनदर अटैचमेंट पार्ट, वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, जो कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहला रहा है। ठीक है, जो गिव राइज करता है न्यूक्लियोली ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग इंटरफेस, लास्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। सो यहाँ हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके, और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।